नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे साथ न्यूज़ सप्तक। न्यूज़ सप्तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे खास मेहमान का आगमन हुआ है जिन्होंने जनपद सोनभद्र को धार्मिक महत्व दिलाने के साथ साथ यहाँ के प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक संयोजक श्री रवि प्रकाश चौबे जी की। तो आइए हम बात करते हैं श्री रवि प्रकाश चौबे जी। चौबे जी, आपका हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा। चौबे जी, आप जनपद सोनभद्र के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं जी। आखिर क्यों? सोनभद्र जनपद एक ऐसे क्लाइमेट पर अवस्थित है जहां सोनभद्र को हरा भरा ग्रीन जोन के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ सोनभद्र जनपद को ही जो ग्रीन जोन है इसे मरुस्थल बनाया जा रहा है। यहाँ सृष्टि सीजन के सभी साक्षी स्थल मौजूद हैं। ओम पर्वत से लेकर के त्रिवेणी संगम तक, गोमुख से लेकर के गुप्ता धाम तक, शिवद्वार से लेकर के त्रिवेणी संगम तक, कर्णकोट से लेकर के दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म एवं सैकड़ों अनगिनत अद्भुत गुफाएं, भित्ति चित्र के साथ यहाँ पर नदियों का उद्गम, संगम ये सब मौजूद है। ऐसे क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर खनन नहीं होना चाहिए। विकास कहीं से संभव ही नहीं है। जो स्वयं में विकसित क्षेत्र हों उन्हें नष्ट भ्रष्ट करके अगर हम किसी और का विकास करने की बात करते हैं तो निहायत गलत बात है, जिसको लेकर के हम लोगों ने बचपन से ही, चूँकि मैं इसी जनपद में रहा, इसी जनपद में पढ़ा लिखा, हाँ एक जरूर मेरे साथ चीज़ें जुड़ी रही कि मैं बाल्यकाल में ही मेरे बड़े भाई NTPC शक्ति नगर जब भारत सरकार का प्रथम पावर प्लांट उपक्रम खुला तो वहाँ पर वो सर्विस उनकी लगी, तो मैं भी साथ में पढ़ने वहाँ चला गया था। तो इसलिए एक बार जनपद का शुरू से ही, बाल्यकाल से ही, 85 से ही मेरा आना जाना एक छोर से दूसरे छोर तक लगा रहा। इसलिए मैं इस जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों को मैं बाल्यकाल से ही देख रहा हूँ। तो आगे चल करके सारे लोग, राजनीतिक दल के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन फोकस है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम कहें कि जनपद सोनभद्र आज भारत को सबसे अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन सोनभद्र जनपद आखिर पिछड़ा क्यों है? इस तरह से बहुत सारे सवाल मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा को खोदने लगे और फिर मैंने एक अलग लीग से हट करके, जो यहाँ सारे लोग उस लीग पर चलते थे, उस लीग से हट करके मैंने काम शुरू किया कि यहाँ सोनभद्र की जो हमारी 700 प्रकार की यहाँ वनस्पतियाँ हैं जो एकदम विलुप्त होने की कगार पर हो रही है, उसको कैसे बचाया जा सके, मानव जीवन को भविष्य में कैसे स्वस्थ एवं सुखी रखा जा सके, इन सब संदर्भों को लेकर के हम लोगों ने गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट की एक स्थापना किया और हम लोग प्रत्येक वर्ष पवित्र पावन श्रावण मास में 5 दिवसीय गुप्त काशी दर्शन यात्रा जो 622 किलोमीटर की होती है, हम लोग विगत 4 वर्षों से निकाल करके जन संदेश दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उस पर कुछ काम भी हो रहा है, सरकार ने कुछ ध्यान भी दिया। जैसे यहाँ के ऐसे प्राचीन स्थल जिनका कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं और वहाँ पर कुछ विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यहाँ वन विभाग जो है वो विकास के बाधा बना हुआ है। उसके पीछे वन विभाग की जो स्थिति है, वन विभाग जो कास्ट की ज़मीनें हैं उसे जो है पट्टे के रूप में वन विभाग ले लिया और जो वन विभाग की ज़मीनें थी वह कुछ जो खनन माफिया हैं, जो ऐसे प्रकृति के शोषण करके धन अर्जित करने वाले लोग हैं विकास के नाम पर, ऐसे लोगों को वह ज़मीनें दे दिए हैं। अब वह यह दिखाना नहीं चाहते कि ये ज़मीनें जो है हमारी कम न हो जाए, इसलिए जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ से मानव जीवन विकसित हुआ, जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, वहाँ जाने के लिए अगर 100-500 मीटर के रास्ते की आवश्यकता है, कोई वहाँ पर यात्री सेफ ठाव बनाने की आवश्यकता है, तो वहाँ यहाँ का फॉरेस्ट विभाग जा कर के। चौबे जी, अभी
पर्यावरण दिवस बीता है और यहाँ के प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की आप बात करते हैं, तो आपने प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे क्या रणनीति बनाई है? अभी कल पर्यावरण दिवस 5 जून बीता है, तो कल हम लोगों ने वृक्षों में रक्षा सूत्र बांधा और उसी से हम लोगों ने पर्यावरण बचाने की शुरुआत की। लेकिन पर्यावरण की पूर्व संध्या पर यानी 4 जून को हम लोग अपने नज़दीक के जंगलों को देखने का मन हुआ। कुछ हमारे पत्रकार भाई भी थे, न्यूज़ चैनल के भी भाई बंधु थे, तो उन लोगों ने कहा जरा हम चलिए थोड़ा सा अपने पास के जंगल को हमें दिखाइए। तो हम लोग अपने जंगल जो सिलहट और नगवा बांध, जो इस जनपद का सबसे घना जंगल और सबसे बेशकीमती इमारती फलदार चिरौंजी के पौधे, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ से आच्छादित जो जंगल है, जो घना है, जहाँ सूरज की रोशनी आज भी बहुत ज़मीन पर नहीं आ पाती है, तो हम लोगों ने वहाँ पर गया तो देखे हम लोग कि वहाँ पर सैकड़ों पेड़ रौदे हुए हैं, जैसे एकदम मैंने उसको हम देख करके आंसू आ गया, इतनी तेज कटान हुई है और पेड़ों को जलाया जा रहा है, उसकी खुत्ती, उसके निशान को मिटाया जा रहा है। एक जगह तो हम लोग गए नगवा बांध के ठीक नीचे, वहाँ से करीब 200 मीटर अंदर जाने पर जंगल में, वहाँ बाकायदे फॉरेस्ट विभाग के दरोगा जी भी थे, 2 वाचर भी वहाँ पर थे और आधे दर्जन से अधिक लोग वहाँ पर आरा लेकर के पेड़ को कटान कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा कि ये भैया ये क्या आप कर रहे हैं? बोले कि ये पेड़ जो गिरे हुए हैं। हम कहे कि ठीक है, 10-5 पेड़ हवा में जरूर गिरे हैं, लेकिन ये सैकड़ों पेड़ जो नीचे से काटे और जलाए जा रहे हैं, इस पर आप लोग अब तक क्या किए? तो वो कहने लगे कि मैं अभी नया आया हूँ, तो बहानेबाजी और रंगेबाजी ये लोग कर रहे हैं। एक जगह तो हम लोग गए, वहाँ पर एक आदमी था, वो स्वयं काट करके वहाँ पर मौजूद भी था और उसमें चिरौंजी के फल भी लगे हुए थे, जो माने चिरौंजी आज के समय में 1.5 लाख रुपए प्रति कुंटल मार्केट रेट है। अब सोचिए जो हमारे यहाँ मुफ्त में मिल रही है, उसको काट करके हम कौन सा अनाज पैदा करके कर सकते हैं? और जंगल की जो ज़मीनें हैं वो उबड़ खाबड़ होती हैं, पहाड़ी हैं, ऊंच खाच हैं, तो उस पर हम खेती कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर उसके पीछे बहुत सारी संस्थाएं जो दिल्ली से आई, जो जिनका ये उद्देश्य है कि भारत को कैसे हम लोग बर्बाद करें, कैसे हम नष्ट करें। तो गरीबों को लेकर के उन लोगों ने जाकर के उनको भड़काया हुआ है कि यह जंगल तुम्हारा है, यह ज़मीन तुम्हारी है, काटो खाओ सब, माने वो कहीं पर्यावरण की बात नहीं करती हैं। ऐसी संस्थाएं जो विदेशियों के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही हैं और कई उनके पर मुकदमे हुए, कई बार उन्होंने मारपीट भी किया है। तो हम लोग उस पर एक्शन लिए हैं, वार्ता हुई, अब देखना है उस पर शासन प्रशासन क्या करता है। और हमें चाहते हैं पर्यावरण को लेकर के जो ये शहरों और सड़कों पर मनाया जाता है, इससे पर्यावरण ठीक होने वाला नहीं है। पर्यावरण को लेकर के जंगलों के उन गांवों तक जाना होगा जिन गांवों के आसपास कटान हो रही है, जहां अभी हमारे जंगल बचे हुए हैं, उन जंगल के गांवों के पास जाकर के शासन स्तर पर या इन लोगों के दिशा निर्देश पर जनप्रतिनिधियों को वहां जाकर के गाँव में एक रैली जागरूकता हर 15 दिन पर करनी चाहिए और वहाँ उनकी टीम बना करके कि यहाँ पर भाई ये पेड़ हैं, उनकी गिनती कर लिया जाए और जो नए पेड़ लगाए उनका सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए, तब जाकर के पर्यावरण दिवस और पर्यावरण में लगाए गए धनों का सही उपयोग हो पाएगा। कई करोड़ पेड़ जनपद सोनभद्र में लगाए गए हैं कागजों पर, लेकिन शायद ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को तो सुन करके भी आश्चर्य होता है कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस पर हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं और जब गिनती होती है कि कितना हमारे पास पौधे हैं तो हर साल 1 करोड़ पौधे कम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल है, जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ 1 करोड़ कम मिलेंगे जी, जितने हैं उतने भी नहीं रह जाते, उससे भी कम संख्या हो जाती है। और लगाने वाले का तो कोई पता ही नहीं। हम लोग तो कई बार यात्रा जंगल में अधिकांश यात्रा हमारी होती रहती है, तो आप देखेंगे जैसे आज अगर आप चलिए जंगलों में देखिए, अगर कल कहीं गए होंगे, ये लोग लगाए होंगे पौधा सरकारी स्तर पर, तो आप देखेंगे कि फॉरेस्ट रेंजरी से तो ये पौधा उठाते हैं लेकिन जंगलों में ले जा करके फेंक देते हैं। कहीं कहीं 10-20 पौधा केसिया सुबबुल जो न इमारती होते हैं, न फलदार होते हैं, न ऑक्सीजन देते हैं, न तो वो ज़मीन के नीचे का 35 मीटर का जल भी सोखते हैं। ऐसे बहुतायत पौधे सरकारी खर्चे पर लगाए जा रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जनपद का जो विकास है सिर्फ कागज़ों पर ही सिमट कर रह जा रहा है और खनिज संपदाओं के दोहन के सिवाय इस जनपद को विकास के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही है कि जहाँ भ्रष्टाचारी और चोर रहेंगे वहाँ विकास हो ही नहीं सकता। ये खनन करने वाले या कहीं से जो है ये प्रकृति के प्रेमी नहीं होते, ये पैसे के पुजारी होते हैं और यह आपको विकास का लालच देंगे, विकास को लालच दे करके आपका दोहन करेंगे। एक कभी अभी देखिए देश आज़ाद हुए हमारे कितने वर्ष हो गए, हम लोगों ने भी बचपन में यहाँ पर रहा है, देखे हैं कि शुद्ध हवा मिलता था, शुद्ध भोजन मिलता था, प्रेम से लोग मिलते थे, बैठते थे, हजारों लाखों में कई गाँव के बीच में देखने को मिलता था कोई बीमार है। आज देखिए हर गांव में बीमार है, तो जब बीमारी बढ़ रही है तो विकास कहाँ बढ़ रहा है? उस समय में एक दिन अभी दुबे जी गए थे तो पिताजी का पूरा बोले कि उनका थोड़ा कोई पुराना पत्र वगैरह है जो निकालिए, तो सन 69 में 28 पैसे की एक एल्युमिनियम की प्लेट जो है ग्राम सभाओं में मिलती थी, 28 पैसे की सन 69 में, माने 51 वर्ष हुआ और तब हम बहुत पिछड़े कहे जाते थे। 69 में दुनिया की नज़र में हम बहुत पिछड़े थे, लेकिन आज हम बहुत विकास कर गए, हमारी मशीनरियाँ विकास कर गई है, हमारी तकनीक विकास कर गई है, तो पैसा खत्म हो गया। अब वह प्लेट जो 28 पैसे की मिलती थी आज 1000 रुपये की से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो कहाँ ही विकास हुआ है? हमको बताए कोई विकास हुआ? हमारे वनों में किन किन प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, इसके बारे में बताइए। और सरकार का आप ध्यान किस रूप में आकृष्ट कराना चाहते हैं, उन जड़ी बूटियों की जानकारी हो सरकार तक और उसे बढ़ावा मिले? सरकार, क्योंकि यह सरकार जो बनी है यह सबका साथ सबका विकास के नारे और वादे के साथ बनी है, तो निश्चित ही हम लोगों के मन में यह धारणा बनी कि अब सबका साथ सबका विकास होगा और सबके पास खुशहाली आएगी। उस पर यहाँ सोनभद्र जनपद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं कि एक आयुर्वेद के बहुत अच्छे सरकारी डॉक्टर थे, पूरी टीम थी, तो वो लोग कहे कि चलिए हमको भी घुमाइए, तो उन लोगों को लेकर के मैं गया तो विजयगढ़ दुर्ग पर पहुँच गए। तो यहाँ एक घास, वो देखे छोटी सी इतनी बड़ी घास लगी हुई थी, पतली सी गई थी, उसमें दो तीन पत्तियाँ करके निकली हुई थी। वह देख करके मानो उछल गए, लगा उनको कि जैसे उनको कोई माने बहुत बड़ा मेडल मिल गया हो एक घास को देख करके, क्योंकि वो उसकी कीमत जानते हैं। वह घास कहीं भी हड्डी टूट जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, तो वह घास लगाते 24 घंटे के अंदर हड्डी जोड़ सकती है। ऐसी ऐसी घास हमारे। ये धूपन चिकित्सा के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, हमारे दर्शकों को बताइए इसके। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यह मैं बचपन में बाल्यकाल में जो है कहीं भी मैं चलता था तो थोड़ा बहुत धूल गर्दा होने की वजह से सर्दी जुकाम मुझे ज़्यादा हो जाता था। तो यूँ कह लें कि महीने में 10 दिन 8 दिन सर्दी मुझे रहती थी। मैं यहाँ कचहरी में जब प्रैक्टिस शुरू किया तो उस समय जो है 2002 में, तो मेरे मित्र थे प्रदीप पांडे जी, उनके नाना जी थे गुरु जी। वो प्रदीप पांडे जी कहे कि मेरे नाना जी हैं जो जड़ी बूटी के द्वारा उपचार भी करते हैं और ज्योतिष की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं कहा ठीक है आएंगे तो बताइएगा। उन्हें 2001 में अथर्ववेद रत्न से सम्मानित किया गया था तीर्थराज प्रयाग में, 21वीं सदी के प्रारंभ में। तो गुरुजी आए, मैं उनसे मिला और इसके बाद वो बताए कि घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, घी गुड़ किशमिश मुनक्का बराबर मात्रा में मिला करके और नीधु कंडी की अग्नि में उसको जो है डाल करके और जो धुआं उसका निकले तो 15 मिनट 3 दिन तक 15-15 मिनट प्रतिदिन 3 दिन इसको ले लोगे तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। तो मेरे मन में आया कि नहीं गुरुजी ये नई चिकित्सा है, मैं भी कभी जुड़ा नहीं, न देखा हूँ न सुना हूँ, तो मैं आपके ही सानिध्य में करना चाहता हूँ। गुरुजी के सानिध्य में मैं किया तो मुझे स्वयं इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ और अब मुझे सर्दी जुकाम वर्षों में भी नहीं होता है। तो इसको लेकर के उस समय का इस देश में ऐसी परिस्थिति थी कि उस समय न आयुष्मान कार्ड लोगों के पास, गरीबों के पास हुआ करता था, न तो किसी के पास कोई सरकारी दवा की बहुत बड़ी सुविधा हुआ करती थी। ज़्यादातर प्राइवेट नर्सिंग होम खोल करके लोग बैठे हुए थे। तो ये जो है
जो भी एक बार उनके चंगुल में फंस जाता तो उनके घर द्वार खेत गहने बिक जाते और अंतिम में हॉस्पिटलों से डेड बॉडी निकाल करके उनको स्ट्रक्चर पर दे दी जाती। तो मेरे मन में ये चीज़ें आई कि इसको लेकर के जो है गुरुजी क्यों ना हम लोग सार्वजनिक किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये हम गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ये चिकित्सा करते हैं। तो हम फिर कहें कि गुरुजी अगर इसे हम लोग सार्वजनिक कर देते हैं तो इससे जो है जगत का कल्याण हो जाए, काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। हाँ जी जी। तो इससे लगा कि जो है, तो गुरुजी बड़ा प्रभावित हुए मुझसे, कहे कि ठीक है जैसा तुम चाहो। तो मैं पहला शिविर अपने ही गांव पर ही लगवाया, जहां हजारों लोगों को कीटाणु जनित बीमारियों के तो ठीक किया ही गया, सटका, गठिया और लकवा के भी पेशेंट आए जिनको जो है पूरे एक साइड से लकवा मार दिया था, उसका भी हम लोगों ने उपचार किया और उसका लकवा ठीक हो गया 15 मिनट में। फिर इसके बाद कारवां फिर शुरू हो गया, मेरा भी मनोबल बढ़ने लगा कि बहुत अच्छी और चीज़ है, इसको जो है क्यों न हम लोग देश को दिया जाए। तो इसको लेकर के फिर हम लोग यहाँ संस्कृत संपूर्णानंद विद्यालय आपके रावतगंज सोनभद्र में, यहाँ पर हम लोगों ने 3 दिवसीय शिविर लगाया, जिसका उद्घाटन वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी श्री हीरामणि पांडे जी के द्वारा किया गया था। उस समय सभी यहाँ जिला परिषद, जिला पंचायत और नगर पालिका के चेयरमैन, अध्यक्ष सब लोग मौजूद थे। सबके सामने यह इलाज हुआ और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। फिर क्लब मैदान में लगाया गया, दंडई बाबा परिसर में लगाया गया, फिर मिर्जापुर में लगाया गया, गढ़वा में भी। तो इस तरह से बढ़ता गया। लेकिन बीच में एक 2003 में जून में सार्स नाम की एक बीमारी, जैसे आज कोरोना है, सार्स ही है, सार्स नाम की बीमारी फैली। तो उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, उनसे हम लोग जाकर के वहाँ पर वार्ता किए। गुरु जी साथ में थे, यहाँ के माननीय सांसद जी भी थे, साथ में राम सकल जी भी थे। और 20 मिनट तक मेरी बातों को केवल माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं है, इसलिए मैं केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद को ये पत्र भेजती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से पत्र आने में 6 महीने लग गए। फिर गुरु जी का बीच में देहांत हो गया और जो टीम लगी थी, तो कितने दिन तक, आज आर्थिक युग है, कितने दिन तक हम निःशुल्क लोगों की सेवा ले सकते हैं। मान लीजिए ठीक है, मैं संकल्पित हूँ, मैं अकेले जीवन पर निःशुल्क काम कर सकता हूँ, लेकिन अन्यत्र लोगों को किसको हम निःशुल्क कितना दिन तक काम ले सकते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग धीरे धीरे फिर मन भी छोटा होने लगा। तो हुआ कि जाने तो जब किसी को आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अभी जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लगा कि सब लोग एक बार खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब अपनी चीज़ों को ले आना चाहिए। तो इसको लेकर के लॉकडाउन था, हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे, तो इसे लेकर के विधायक जी से हमने वार्ता किया, जिला अध्यक्ष जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से। तो सभी विधायक और अध्यक्ष जी के साथ में जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता किया, सोनभद्र पत्रक भी उनको दिया कि ये है, अगर हमें कोई मरीज दें तो मैं परीक्षण करके दिखा दूं, या आपको डर लगता है कि नहीं देंगे तो संभावित, जैसे कोई संभावित आया हुआ है, वो संक्रमण उसका आगे न फैलने पाए, तो मैं उसका भी वहाँ जाकर के उपचार कर दूंगा। और धूपन चिकित्सा, आपने कहा कि धूपन चिकित्सा क्या है, तो धूपन चिकित्सा जो है जड़ी बूटी के द्वारा रोग निवारण की एक चिकित्सा पद्धति है, जो है प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति है, जिसे आधुनिक विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा दुख की बात है। हम देश भी कहते हैं आज़ाद हो गया, हमें आज़ादी मिल गई, तो हमारी कोई चीज़ ही नहीं जब लागू है तो आज़ादी हमें कहाँ है, सबसे बड़ी ये कठिनाई है। लेकिन धूपन चिकित्सा जो है, आपको मैं बता दूं कि यह शरीर के, जैसे आप यहाँ धुआं निकलेगा उसका, तो यह आपके शरीर के अंदर के कीटाणुओं को तो मारता ही मारता है, जो वायुमंडल में भी आपके जो आसपास हवा में जहाँ तक जाएगा वह वहाँ तक के कीटाणुओं को मारेगा। जैसे अभी सैनिटाइज करते हैं, तो अभी मान लीजिए यहाँ कीटाणु सैनिटाइज कर दिए, चले गए, वह सैनिटाइज प्रकृति को भी करता है और आपको स्वयं आदमी को भी सैनिटाइज करता है। ये ऐसी धूपन चिकित्सा पद्धति एक चमत्कारिक विधा है। इसमें जो है 15 मिनट से लेकर के 3 घंटे के अंदर इसमें जो है आराम मिलता है। प्रधानमंत्री जी भी आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को कोई पत्र लिखा गया या उन तक
यह जो धूपन चिकित्सा के बारे में जानकारी पहुंचाने का कोई प्रयास किया गया? मैं मेल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पहुंचाया हूं और माननीय विधायक जी के माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दिया गया है पूरा बाकायदे मेल के माध्यम से। यहाँ भी जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया है और हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान दे। जैसे आप देखे होंगे अभी आपके जनपद में नगर पंचायत पिपरी है, जहाँ के चेयरमैन दिग्विजय सिंह हैं। मोदी जी ने अच्छा ट्रैक दिया हुआ है आयुष के लेकर के, तो उस पर ज़्यादा काम होने की आवश्यकता है, तभी मानव जीवन स्वस्थ एवं सुखी रह सकता है। एलोपैथ चिकित्सा एक तत्कालिक चिकित्सा है। जैसे आपको पेन हो रहा है, कहीं दर्द हुआ, बुखार हुआ, कोई एक टिकिया खा लिए तो थोड़ा देर के लिए आराम होगा, फिर उसी प्रकार से बुखार बीमारी होगी और दर्द भी जो दवा लेंगे उसका साइड इफेक्ट भी आपके अंदर तैयार होगा। लेकिन अगर किसी भी मर्ज को दबा दिया जाता है, दवा से उसका इलाज नहीं है, पूर्ण इलाज जो है आयुर्वेद ही है। और उसमें हम धूपन चिकित्सा को ले लें तो निश्चित है कि कोरोना जैसी कई घातक बीमारियां जो कीटाणु जनित हैं, यहाँ तक कि बवासीर, गर्भाशय और पेट में छाले, मुंह में छाले, तमाम ऐसे रोगों पर धूपन चिकित्सा कारगर है। साथ ही उसमें हम लोग वाष्पीकरण भी करते हैं। जैसे गठियाबात वगैरह है तो उसमें जो पत्ते हैं 3-4 प्रकार के, उन पत्तों को हम लोग पानी में उबालते हैं और उसी पत्ते की जो पोटली बनाते हैं वो कपड़े की, सूती कपड़े में उसको रख करके उसे 1 घंटे तक सिकाई किया जाता है। तो जो नसें कहीं आपकी जाम रहती हैं, कहीं कोई माने वो खुल नहीं रही हैं, ब्लॉकेज है, वो सब चीज़ें नसें खुल जाती हैं और एकदम बहुत ही सस्ती चिकित्सा है। हमारे चैनल न्यूज़ सप्तक के दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दर्शकों को यह निवेदन करता हूं कि वह प्रकृति से प्रेम करें और किसी भी बीमारी होने पर जड़ी बूटी और काढ़े का निश्चित प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने हमारे स्टूडियो से गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संयोजक संस्थापक श्री रवि प्रकाश चौबे जी को सुना और उनके विचारों को जाना। आगे भी हम आपको ऐसे महान विभूतियों के इंटरव्यू अपने न्यूज़ सप्तक स्टूडियो से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।